नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जो गवर्नर जनरल थे या उनको वायसराय के नाम से जाना गया बाद में, गवर्नर जनरल और वायसरायों के महत्वपूर्ण उनके शासनकालों में जो घटनाएं हुई या उनके शासनकालों में कार्य हुए या किसी न किसी अधिनियम को लागू किया गया भारत में, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में, इस वीडियो में। अंत तक वीडियो में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें अपने मित्रों के साथ। इस एक ही क्लास में आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताने चल रहा हूं, ठीक है? तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहता है, जैसा कि आप जानते हैं भारत पर जो शासन किया अंग्रेजी शासन के द्वारा, तो उधर से गवर्नर जनरल आते थे भारत में शासन करने के लिए, है ना। एक समय तक गवर्नर जनरल नाम था, फिर उसके बाद वायसराय का नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का, जो कि 1835 या उससे पहले 29 में आ गया था। 28, 29, 30 से लेकर के 34-35 तक वो भारत में रहता है। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। जैसे भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय शब्द आता है तो कैनिंग पढ़ते हैं, और पहला गवर्नर जनरल आता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को पढ़ते हैं। अंतिम भारत का जो वायसराय था, भारत की जो आज़ादी हुई थी 1947 में, उस समय लॉर्ड माउंट बेटन था, ठीक है। जैसे बंगाल में अंग्रेजों का सबसे पहले शासन हुआ, बंगाल के अंदर सबसे पहले स्थापित किया था अपने आप को ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने, है ना। चूँकि प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ? बंगाल के भीतर हुआ, 23 जून 1757 को। 22 अक्टूबर 1764 को उसके साथ एक साल बाद बक्सर की भी लड़ाई कहाँ हुई? बंगाल में। तो ब्रिटिश राज्य का जो प्रभुत्व स्थापित हुआ वो सबसे पहले बंगाल में, तो बंगाल में ही शासन करना शुरू किया उन्होंने। तो बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना, जो रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे प्लासी की लड़ाई में आकर के मद्रास से। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को पढ़ते हैं बंगाल का। तो इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके मेरे साथ समझते चलिएगा। गवर्नर जनरल और वायसरायों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना, गवर्नर जनरल और वायसराय। नागरिक सेवा के जनक, भारत में नागरिक सेवा के जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा या सिविल सेवा बोल देते हैं हम, सिविल सेवा का जनक भारत में, है ना। जो आजकल हमारे यहाँ सिविल सेवा होती है ना, जैसे यूपीएससी हम बोलते हैं, तो भारत में इस सेवा का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस के समय में इस सेवा को स्थापित किया गया। तो सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न हमने लिखा आपके लिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आप जानते हैं 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भाई साहब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। लीडर थे इसको शुरू करने वाले महात्मा गांधी जी, और इसी के शुरू होते ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जो कि जाने माने नेता थे, ठीक है, जाने माने पत्रकार थे, बंगाल के रहने वाले थे, लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध थे। मराठा और केसरी उनके अखबार थे, जिसमें केसरी के चलते उनको म्यांमार के मांडले जेल में रहना भी पड़ा कई वर्षों तक, जहां या जिस जेल में रहते उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक को भी लिखा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो गई थी गंगाधर तिलक जी की, ये विडंबना थी कि उनकी मृत्यु हो गई उसी समय। लेकिन वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही, असहयोग आंदोलन भारत में 2 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 2 सालों तक चला था, 1920 से 1922 तक। और इसी असहयोग आंदोलन के खत्म होते ही महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कितने साल की? 6 साल की सजा, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। चोरा चोरी कांड की अगर बात करें तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। चोरा चोरी शासनकाल कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर में हुआ था, और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पे? थारू नामक जनजाति रहती है, ठीक है। कौन से व्यवसाय को ये लोग करते हैं? टेराकोटा गोरखपुर का बहुत प्रसिद्ध है। क्या फेमस है? मिट्टी के बर्तन बनते हैं, टेराकोटा इसे कहा जाता है। तराई का क्षेत्र है गोरखपुर, है ना। किसका क्षेत्र है? तराई का। नाथ संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है गोरखपुर। कौन से संप्रदाय के लिए? नाथ। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, तो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय। और गीता प्रेस जो कि बहुत प्रसिद्ध है, गीता प्रेस 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। जैसे वर्ष 2021 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है?
गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये नोट कर लेना, गोरखपुर के पॉइंट है। तो ये चोरी चोरा कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 है ना, 8 या 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त भी पढ़ते हैं, नहीं कहीं कहीं 9 अगस्त भी पढ़ते हैं 1942 को। उस समय वायसराय थे लिन लिथगो भारत के। कौन थे? लिन लिथगो। देखो बोर्ड पे जगह नहीं है, नहीं कि भरने के लिए, तो मैं आपकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और भी बढ़ दूंगा, हर एक पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आप उसी तथ्य को पढ़ते रहिए। ठीक है, सिर्फ, और शेयर करते रहिए क्लास को। ये बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? ये बम्बई से शुरू हुआ था। अगला है शिमला सम्मेलन, शिमला में ही हुआ था, इस वजह से नाम क्या है? शिमला। शिमला की जैसे बात करें तो शिमला किसके लिए जाना जाता है? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है सबसे पहले भैया, है ना। काय की राजधानी है? हिमाचल की। कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है शिमला? कंप्यूटर जी, कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो लघु हिमालय के अंतर्गत तो आते हैं। जो हमारे पर्यटक स्थल है वो कौन से हिमालय में आते हैं? लघु हिमालय में। तो 25 जून 1945 को हुआ था शिमला सम्मेलन। उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति हमें कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था? माउंट बेटन। ठीक है, दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू करी 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा, दांडी एक गुजरात के अंदर समुद्र का इलाका है, समुद्री तट का नाम है, जहां पर महात्मा गांधी ने जाकर के दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू करी और तकरीबन 24 दिन तक पैदल चल के, है ना, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे दांडी पे पहुंचे। साबरमती आश्रम से इस यात्रा को शुरू किया अहमदाबाद से। तो समुद्र के किनारे पहुंच करके नमक को प्रतीक के तौर पर तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा, है ना। अंग्रेजों ने एक नमक कानून बना रखा था। दांडी यात्रा का उद्देश्य ही नमक कानून को तोड़ना था। नमक सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को सवर्ण आंदोलन पूरे देश में शुरू किया गया। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ये लॉर्ड इरविन के समय में गांधी जी ने ये पूरा शुरू किया था। और ये इंटायर ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन चला। जहाँ जहाँ के नेता थे गांधी जी को फॉलो करने वाले, गांधी जी को अनुयायी मानने वाले, ठीक है, उन्होंने सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में राजा जी अथवा चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने चलाया, है ना। केरल में भी चलाया गया है एक नेता के द्वारा, दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध थे केरल में। और इसके अलावा बात करें तो एक 13 वर्ष की महिला या लड़की पढ़ सकते हैं नागालैंड, और नागालैंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है भाई साहब? मणिपुर और नागालैंड के इलाकों में गार्डी नेल्यू, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, बहुत कम उम्र में उन्होंने इस आंदोलन को उस समय 1930 में चलाया। बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन आगे देखिए आप। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए महात्मा गांधी जी। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में से गांधी जी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकला गोलमेज सम्मेलनों का, तो वहां से खाली हाथ लौटे थे 31 दिसंबर 1931 को, है ना। शायद 31 दिसंबर की डेट है ना, 31 दिसंबर 1931 को खाली हाथ बॉम्बे के बंदरगाह पर लौटे थे महात्मा गांधी। कहां से? लंदन से, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई साहब। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया या पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। काय की मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पूर्ण स्वराज्य की मांग। इस समय था लॉर्ड इरविन का शासनकाल। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कहां से की गई? लाहौर से। और लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी भैया, है ना। भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से बदल के कहां बनाई गई? दिल्ली बनाई गई भारत की राजधानी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, कौन सा बाग? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये तो रट लेना, पूछा ही जाता है, तमाम बार पूछा गया, सभी ही पूछेंगे पूछने को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में और अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय भारत का और जनरल डायर था पुलिस कप्तान अमृतसर का, जिसने जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करा रही थी सरकार के खिलाफ अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, जिसमें एक डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया था वहां की पुलिस ने। उनके गिरफ्तारी के विरोध में शांतिप्रिय लोग बैठे थे जलियांवाला बाग में।
तो पुलिस वालों ने आकर के, ब्रिटिश पुलिस वालों ने आकर के जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे हमारे भारत के। तो बिल्कुल कृत्य ऐसा किया था ब्रिटिश के लोगों ने, अंग्रेजों ने, बिल्कुल माफ करने वाला कृत्य नहीं था। इसी वजह से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था इसी में, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को 1905 में बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, एक पूर्व बंगाल एक पश्चिमी बंगाल बना दिया अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में स्थापना हुई? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और स्थापना कांग्रेस की कहाँ पे हुई थी भाई साहब? बम्बई में, है ना। कितने लोगों ने भाग लिया पहले अधिवेशन में? 72 लोगों ने। और पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? WC बनर्जी, नोट कर लेना। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है भाई साहब। लॉर्ड मिंटो सेकंड था उस समय वायसराय। लॉर्ड मिंटो सेकंड के शासनकाल के समय सूरत अधिवेशन होता है। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है 1877 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। नमस्कार सर, गुरुजी आ गए हमारे, एशिया के जाने माने शिक्षक हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत सर संस्थान में हमारे में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया गया, लिटन के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ठीक है, इसे नोट कर लेना। जो देखो, प्रेस का मतलब मीडिया है। ये एक्ट, एक कानून लगा दिया था अंग्रेजों ने कि भाई अखबार जो भी छपेंगे वो हमसे अनुमति लेकर के, है ना, उसका एक पत्रक हमारे पास भेजा जाएगा, उसके बाद आपको अनुमति दी जाएगी। तो ऐसा रोक लगा दी, एक तरीके से कह सकते हैं। किसने रोक लगा दी? लॉर्ड लिटन ने, जो वायसराय था। और ये वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे पहले लगाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बंगाल के थे, जाने माने व्यक्ति थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पत्र पत्रिकाएं निकालते थे, अखबार संपादन करते थे। तो उनके एक अखबार पे लगाया था, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक न्यूज़पेपर का नाम था, उस पर लगाया था मेरे ख्याल से। उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बताऊंगा, याद आएगा तो। उस पर सबसे पहले वर्नाकुलर एक्ट लगाया था 1878 में, है ना। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अगले बात करते हैं, सहायक संधि लागू करी 1798 में। इस व्यवस्था को लागू करने वाला वायसराय था वेलेजली। जैसे हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, ऐसे कुछ इलाकों पर सहायक संधि लागू करी गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, ये नोट करते रहना। ये वायसरायों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्जाम्स में आती है। जैसे पहली ट्रेन का तो क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल को चली और वर्ष थी 1853 में। बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने तय किया था, है ना। यह थाने के अंदर जो स्टेशन था जहाँ तक गई, उस स्टेशन का नाम बोरीबुदर पढ़ लेते हैं कई बार। मुंबई टू बोरीबुदर या मुंबई टू थाने, आप थाने याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। थाने महाराष्ट्र का जिला है, जो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 की जनगणना के हिसाब से। और मुंबई सबसे बड़ा शहर है 2011 की जनगणना के हिसाब से। दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना, ये ट्रेन वाला पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक कानून लाया गया। इस कानून के लिए जो भी भारत में भागदौड़ करी और जो आंदोलन किए भारत में, वो मुख्य भूमिका में थे, अग्रणी भूमिका में थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से इस आंदोलन को लाया गया। अंग्रेजी शासकों के ऊपर दबाव पड़ा तो इस कानून को बनाया गया। और बनाने में मुख्य भूमिका थी उस समय जो पारित कराया गया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये कानून आया था और वर्ष थी 1856, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। इसने समाचार पत्रों से जो कानून लागू किए थे उन्हें हटा दिया था, तो मुक्तिदाता कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को, ये नोट कर लेना। चार्ल्स मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है समाचार पत्रों का, है ना। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि वर्नाकुलर एक्ट भी लगा दिया था, रोक दिया था अखबारों को छपने से। जो भारतीय हमारे अलग अलग क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, जो अखबारें निकालते थे भारतीय लोगों को, जनमानस को जोड़ने के लिए, और अंग्रेजों के हमेशा खिलाफ लिखते थे, तो उनको रोक दिया था। फिर उसके बाद हटाई ये पाबंदी, तो पाबंदी हटाई तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया चार्ल्स मेटकॉफ को। आगे बात करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, ये नोट कर लेना, बंगाल का, है ना।
कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। क्या लगाया गया? महाभियोग। महाभियोग आप संविधान में पढ़ते हैं, ये महाभियोग लंदन में लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे समय तक बंगाल पर शासन करके गया, तो बहुत भ्रष्टाचार करके गया था, भ्रष्टाचार में डूब गया था एक तरीके से। अगर इसके बारे में पढ़ते हैं तो लंदन में जाकर के वहाँ की संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई, क्योंकि भ्रष्टाचारों में लिप्त पाया गया भारत के भीतर, भारत में अथवा बंगाल के भीतर, है ना। तो पूरे भारत में जितने गवर्नर जनरल आए उन सभी में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति रहा वॉरेन हेस्टिंग्स, जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ पे लगाई गई। हालांकि बाद में आरोपों से इसे बरी कर दिया गया था, कोई सजा नहीं दी गई थी, लेकिन किताबों में लिखा है, यह पढ़ना पड़ता है आपको और हमको एग्जाम्स में पूछा जाता है, कौन सा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग। इसके इतर यदि संविधान में इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है हमारे यहाँ आर्टिकल 61 के तहत, और इसे एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में पढ़ा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया को, है ना। इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, संसद का कोई भी सदन इसे लगा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को, है ना। कोई भी संसद का सदन जो उचित चाहे और समझे कि राष्ट्रपति जी ने पद पर रहते हुए संविधान सम्मत कार्य नहीं किए हैं, तो उसके खिलाफ ये लगाया जा सकता है, उनके खिलाफ। बंगाल में सर्वप्रथम दोहरे शासन की बात करते हैं तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगा दिया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे हटा दिया था, है ना। लगाने वाला दोहरे शासन को, द्वैत शासन को, दोहरी व्यवस्था को कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव के समय में कौन सा लड़ाई लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई थी, उस समय वो लड़ा था अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अंग्रेजों की तरफ से लीडरशिप कर रहा था वो। इधर से थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जी। आगे बात करते हैं, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय जो था वो था वेंसीटाट। वेंसीटाट नामक व्यक्ति था गवर्नर, है ना, 1764 में। 1764 डेट भी लिख लो, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। उस समय वेंसीटाट नामक एक अंग्रेज था जिसके हाथ में चार्ज था बंगाल का, ठीक है। जनगणना हमारे देश में होती है 10 सालों के बाद भाई साहब। कितने सालों के बाद होती है जनगणना? 10 सालों के बाद। और नियमित रूप से, मतलब रेगुलर रूप से पढ़ते हैं ना कि भाई रेगुलर रूप से जनगणना कब से प्रारंभ हुई हमारे देश में। तो रेगुलर रूप से जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और वर्ष थी 1881। 1881 में नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई। और एक पॉइंट और लिख लेना, ये तो एक क्लास है, इसके अलावा दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, बहुत क्लासें बन जाएंगी वायसरायों पर, है ना। एक एक वायसराय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो लिए हैं वो इस पहली क्लास में, दूसरा पार्ट और पढ़ाएंगे, तीसरा भी पढ़ाना पड़ेगा, वो भी पढ़ाएंगे हम, है ना। एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता ना करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सोशल मीडिया पे भी भेज दिया करो, कहीं कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे जो आप चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना अंतिम हुई थी 2011 में, 11 के बाद 21 में होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब 24 के चुनाव के बाद ही होगी, 24 में ही होगी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार कराएगी, लोकसभा का जो आम चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो जनगणना भारत के इतिहास में हुई वो 1872 में हुई थी, 1872 में। हालांकि 71 से इस पर काम शुरू हुआ था, 71 से लेकर के 72 तक संपूर्ण हुआ था। पहली बार जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। एक वायसराय थे भारत में, गवर्नर जनरल, माफ कीजिए, लॉर्ड मेयो, जिनकी एक अफगान व्यक्ति के द्वारा अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। किसकी हत्या कर दी गई? लॉर्ड मेयो की, जिसके समय में पहली जनगणना हुई 1872 में, नोट कर लेना। स्थानीय स्वशासन का पिता, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की नींव रखने वाला कौन से वायसराय को पढ़ते हैं हम? लॉर्ड रिपन को पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का पिता इसे भारत में कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर देना, है ना। शक्तियों का क्या रहता है देश में? केंद्रीकरण। उन्हीं शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना, मतलब जो निचला स्तर है हमारा, सबसे जहां से व्यवस्थाएं शुरू होती हैं उस हिस्से को भी शक्तियों को देना, जिससे कि वो भी एम्पावरमेंट हो सके, मजबूत हो सके, है ना, सशक्तिकरण उस हिस्से का हो सके। तो इस कंडीशंस को, इस व्यवस्था को लागू करने का काम किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। बंगाल का पहला, ये तो पढ़ा दिया मैंने, गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो इस पर महाभियोग भी लगा दिया था भ्रष्टाचार की वजह से। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार करके गया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज थी, वो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में बनी थी। ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जमीनी व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी। 1793 में कॉर्नवालिस ने ही इस व्यवस्था को लागू किया, इम्प्लीमेंट किया।
उस समय शासन था कॉर्नवालिस का, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट इस व्यवस्था को बोलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोल देते हैं इस व्यवस्था को, बहुत सारे नाम है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के, ठीक है। 1793 नोट कर लेना। सती प्रथा की जो एक सामाजिक बुराई थी, इस सामाजिक को प्रथा को बुराई को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में समाप्त कर दिया गया। और सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो कार्य किया हमारे समाज सुधारक जो थे, किन्होंने कार्य किया था इसको खत्म कराने के लिए? जो महिलाएं सती हो जाया करती थी और जबरदस्ती भी सती होने का काम हुआ करता था, कौन से हमारे समाज सुधारक थे? उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से इस सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया और एक मूवमेंट चलाया पूरा का पूरा। तो क्या नाम थे कंप्यूटर जी उनका? राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था वर्ष 1829 में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये पहला चैप्टर था, पहली क्लास थी, पहला वीडियो था हमारा या पहला सेगमेंट था गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरलों के समय में महत्वपूर्ण जो कार्य हुए या महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए या महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को रोका गया, है ना, अलग अलग व्यवस्थाओं को रोका गया। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे तथ्यों को मैंने इस क्लास में रखा है, जो कि टाइटल था ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय। दूसरा पार्ट और इसके विषय में हम पढ़ाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य बताएं, अपने सुझाव भी आप देते रहें, जिससे कि हम और कोशिश करेंगे अपने टॉपिक में और बेहतर से बेहतर आपको बताने की और पढ़ाने की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, स्वस्थ भी रहें, सर्दी से बच के रहें। और इस सर्दी में आपको वर्दी पहननी है हर हालत में, जो कि 60,244 पदों का ये सपना है, 5 साल बाद आया है। तो आपको जाने नहीं देना है, पूरी ताकत लगा दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए और चैनल को भी हमारे को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम बिल्कुल आप लोगों के लिए निःशुल्क कोर्स अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा डिटेल्स में भी पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई या किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल निःशुल्क में कोर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीएस के साथ साथ यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स और जीएस के ये टॉपिक्स में लगातार पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उनको भी आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए। मंगल कामनाएं हैं, ठाकुर जी की राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। सभी को नमस्कार, राधे राधे।